आज का हमारा टॉपिक यही है कि कॉपी यानी कि आंसर शीट्स जो होती हैं, जो बच्चों को हम टेस्ट या एग्ज़ाम के दौरान राइट कराते हैं, उससे जो चेकिंग का प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से एक बेहतर चेकिंग की जाती है, वो आज हम इस पूरे सिनेरियो में सीखने जा रहे हैं। बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है आंसर शीट एवल्यूशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि आंसर शीट को एवल्यूएट कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रियलिटी चेक यही करना है हमें। एवल्यूशन सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता, समझने वाली बात है। एवल्यूएट करते हैं यानी किसी बच्चों की मार्क्स निकाल करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं वो आखिरकार उसका स्तर क्या है, किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है। तो एवल्यूशन केवल और केवल मार्क्स देने के लिए नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना है। वो किस लिए होते हैं? वो टीचर्स की हेल्प करने के लिए होते हैं। पहली बात है ना, टीचर क्या होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग समझ को समझ पाता है कि बच्चा किस लेवल पे चीजों को समझ पा रहा है, पहली बात। दूसरी है बच्चों के वीक एरियाज को पहचानने में, समझने में फायदा मिलता है टीचर को कि इसके ये हिस्से जो कमजोर हैं, इन हिस्सों के लिए यहाँ पे हमें काम करना होगा। और टीचर को भी पता चल जाता है कि इस हिस्से में बच्चे को इम्प्रूव करना और इस वाले हिस्से में हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करके बच्चों के पास रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित करने और उसके बाद उनके वीक एरियाज को पहचानने और उसके बाद टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए छोटे से टिप्स मिल जाते हैं जब बच्चे की कॉपियाँ चेक करते हैं कि बच्चे बार बार यहाँ पे गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमने उनको किस तरीके से पढ़ाया था, उस पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करें। ये छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आइए आज इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो पिलर्स होते हैं, क्या किस चीज़ के पिलर। द आर्किटेक्चर ऑफ द फेयर एवल्यूशन, यानी कि सही तरीके से बच्चों की कॉपियों को चेक करने के लिए हमारे माइंडसेट में क्या होना चाहिए, किस तरीके से एवल्यूएट करते हैं, किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं, जिसको हम लोग मूल्यांकन बोलते हैं। उस मूल्यांकन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 पिलर्स दिखाए गए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक कलर में दिखाए जा रहे हैं। क्या है? द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ गुड एवल्यूशन, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं जो सही मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी कि सही तरीके से बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए आदमी का यानी कि टीचर का माइंडसेट क्या हो, वो फाउंडेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ दिए गए हैं। क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव रहे। ऑब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहना। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बच्चे को सही शिक्षा पहुंचे, और शिक्षा सही पहुंच रही है, अगर कॉन्सेप्ट सही से वो समझ पा रहा है तो नंबर की मार्किंग अच्छी दे। हम जो सिखाना चाह रहे हैं बच्चा वही सीख पा रहा, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को बच्चा क्या पूरा कर पा रहा है, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है यहाँ कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार करने की क्षमता, या कह सकते हो कि जब भी हम बच्चों को कुछ चीजें सिखा रहे हैं वो सीखता चला जा रहा है, कोई बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट तो नहीं हो पा रहा, तो बच्चा कंसिस्टेंट है। और हमारी कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे देखी जाती है। तो बच्चे की कंसिस्टेंसी है कि उसके बीच के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लूप ना रहें, गायब ना रहें। शुरू से लेकर के स्तर 1 से लेकर के स्तर 10 तक के हर कॉन्सेप्ट में बच्चों को सही तरीके से चीजें आनी चाहिए। तो बच्चा कंसिस्टेंस है या नहीं है, उसकी भी एवल्यूशन यहाँ की जाती है। 3rd नंबर पे ट्रांसपेरेंट। हाँ, टीचर को यहाँ पे भाई ट्रांसपेरेंट रहना होगा, किसी पक्ष में झुकाव ना हो, न्यूट्रल रहे, चीज़ों को फेयर तरीके से एवल्यूएट करे। लगता है कि आपने देखा होगा कुछ कोचिंग्स पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, वो स्कूल में भी पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे जो उनके पास पढ़ रहे होते हैं उनको विशेष सुविधा में मार्क स्पेशल हो जाते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो ये जो एक अच्छा एवल्यूएटर होता है, एवल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है, उसका सिद्धांत यही होना चाहिए कि वो भाई बाइज्ड ना हो। बाइज्ड मतलब किसी एक पक्ष में झुका हुआ ना हो, न्यूट्रल रहे, सही तरीके से चीज़ों को करे, और बच्चे को जिस उद्देश्य के लिए उसने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं, ये एक बेसिक्स पिलर्स के कुछ सिद्धांत होते हैं। इन पिलर्स से बेनिफिट क्या होता है? द पिलर्स आउटकम फेयर एवल्यूशन इंश्योर। भाई इससे जो आउटकम निकल के आता है उसमें क्या बेनिफिट होता है, समझें। सबसे पहले स्टूडेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है। जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है सर ने जो कॉपी चेक की है, इससे जो रिजल्ट निकल के आया मैं इससे संतुष्ट हूं, है ना। कोई भी हो, सभी बच्चों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी, एक्यूरेट रिजल्ट आता है जब हम सभी सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, बायस्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी में ध्यान दे रहे हैं, तो एक्यूरेट रिजल्ट और सटीक रिजल्ट आता है। जैसा हम आकलन कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सभी बच्चों तक पहुंच गए हैं, आई होप ये बच्चे कम से कम 80% तक ला सकते हैं। तो रिजल्ट में एक्यूरेसी देखने को मिलती है। उसके बाद देखने को मिलती है लर्निंग में इंप्रूवमेंट, बच्चे धीरे निरंतरता से सीख रहे होते हैं। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? जब सही तरीके से चीज़ों को हमने इंप्रूव करके सही से हमने चीज़ों को भैया मार्किंग दी, सही तरीके से हमने बच्चों का एवोल्यूशन किया है, तो ये सभी चीज़ों के आउटकम के तौर पे यहाँ पे बच्चों का सही इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कि बच्चे ने सही तरीके से यहाँ पे चीज़ों को किया है। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये फाउंडेशंस होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है आपको सामने दिख रहा है द एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल, किस चीज़ का? हाउ टू चेक आंसर शीट। जब भी हम आंसर शीट चेक करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को समझेंगे। सबसे पहले रीड आंसर्स केयरफुली, यानी कि आंसर्स को हमें बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं। जो बच्चे ने अपनी टेक्स्ट बुक में यानी कि अपनी नोटबुक में जो आंसर्स लिखे हैं उसको पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जनरली यहाँ टीचर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं, फर 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 पढ़ा और देखा कि हाँ ठीक है, 4-6 पॉइंट्स हाईलाइटेड देख ली, उसके बाद उनने एक अपने हिसाब से मार्किंग कर दी। इस चीज़ से हमें बचना है ना। फॉलो मार्किंग स्कीम, किस चीज़ की फॉलोइंग करनी है? मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम क्या होती है थोड़ा सा समझा देते हैं हम आपको। मार्किंग स्कीम का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया गया है ना, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस आंसर में आपने पूछा कि इसकी एक परिभाषा बताएं, है ना, परिभाषा बताएं, परिभाषा बताएं। उसके बाद आपने बोला उसका उदाहरण बताएं, है ना, और उसके बाद उसका उपहांसार या कैसे निष्कर्ष बताएं। ये सब चीजें मान लो उसने आपने पूछी, ठीक है, निष्कर्ष बताएं। तो इनमें परिभाषा में आप मार्किंग कर सकते हो कि परिभाषा 2 नंबर की है, उदाहरण 1 नंबर का है और निष्कर्ष 2 नंबर का, टोटल आपका 5 नंबर का। बच्चे ने जिस तरीके से लिखा हो वैसी मार्किंग करनी चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चे का एफर्ट भी अच्छा रहता है और सही तरीके से हम मार्किंग कर पाते हैं। मार्किंग की ये सटीक और एग्जैक्ट सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों को हमेशा फॉलो करना होता है हमें। तो हमेशा मार्किंग स्कीम को ही फॉलो किया जाता है नंबर देने में, है ना। पर्सनल वाइज्ड नहीं होना है। पर्सनल वाइज्ड का मतलब पता है कि आपको जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, कोई बच्चा आपका पसंदीदा है ना, कुछ बच्चे आपके पसंदीदा हैं, उसकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो हम उसको नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इस बायसनेस से बचना है। कभी कभी देखा है कि बच्चे के नाम के आगे शर्मा लिखा हुआ है और आप भी शर्मा हैं, तो आपने सोचा चलो 5 नंबर हमारे कास्ट के नाम। तो इस तरीके से बायसनेस से बचना है हमें। अगर एक अच्छे सिद्धांतवादी टीचर बनना चाहते हैं तो हमें इन सिद्धांतों को फॉलो करना है। पर यहाँ पे स्टेप मार्किंग में नंबर दें, बायसनेस से बचें, ट्रांसपेरेंट रहें और सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे, बगैर किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं मार्किंग स्कीम में और कॉमन मिस्टेक्स। जब हम मार्किंग स्कीम दे रहे होते तब क्या बेनिफिट होता है उसके माध्यम से, और जब हम मान लीजिए साधारण दे रहे होते कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब हम एवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। सबसे बड़ी कि मूड बेस्ड चेकिंग करना है, जब मन हुआ हमने चेक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बैठे सटीकता से, भाई कॉपी चेक करने का एक अपना जोनर होता है, अपने माइंड सेट में सेट करें कि हमें स्टेप मार्किंग करना है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो अपने मूड के हिसाब से चेकिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज है यहाँ पे इग्नोरिंग मार्किंग स्कीम। हम लोग मार्किंग स्कीम को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे ने भाई 6 लाइनें लिख दी, दे दो 4 नंबर। इस तरीके से नहीं, उसने क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा है, परिभाषा दी, उसके बाद परिभाषा को भी समझाया उसने, फिर उदाहरण भी दिया, फिर निष्कर्ष भी दिया, तब नंबर उसको अच्छे दें, अन्यथा उसने जैसा लिखा है वैसे नंबर दें। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, मार्किंग स्कीम को इग्नोर नहीं करना है ना। यहाँ पे है इनकंसिस्टेंट मार्क, यानी कि कहने की बात है कि मार्क ऐसे दे दिए अटपटे, किसी को 5 नंबर दे दिए, किसी को 3 दे दिए, किसी को 2 दे दी। नहीं, हर चीज में भाई कैसे पता करोगे कि भाई आपने मार्किंग का स्टेप सेट कर लिया कि हम मार्किंग इस तरीके से देंगे, तो भाई कि एक परिभाषा लिखी 1 नंबर देंगे, परिभाषा की व्याख्या की तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, उदाहरण दिया तो 1 और देंगे और निष्कर्ष दिया तो 1 और देंगे। इस तरीके से आपने सेट कर ली, उसी माइंड सेट से आप कॉपी चेक करते जाएं। जब लग रहा है कमी है तो नंबर कम दीजिए, ये माइंड सेट होना चाहिए।
ठीक है। तो बेनिफिट क्या होता है कि सही तरीके से चेकिंग हो जाती मार्किंग स्कीम में, ठीक है, और सही तरीके से मार्क्स निकल के आ जाते हैं, बच्चों को कितने मार्क्स देने चाहिए वो वहीं पे ही डिसाइड हो जाता है, और एवोल्यूशन फास्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन फ्री हो जाते हैं। वहाँ पे हमें अपना अजम्पशन लगाना होता है, इस बच्चे ने लिखा अच्छा है चलो 5 दे देते, इसने अच्छा नहीं लिखा चलो 4 दे दे, इससे बच जाओगे आप, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस एनालिसिस डैशबोर्ड का काम क्या होता है इसको भी समझेंगे। ये कब होता है, ये जब हम रिजल्ट बच्चों का ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, रिजल्ट निकल के आ जाता है, तो उसके बाद उस बच्चों की पूरी मत कह सकते हो क्लास है, उस क्लास में उस क्लास का पूरा एवरेज स्कोर जो होता है उसको निकालने का काम हमारा होता है कि बच्चे में 65% बच्चे पास हुए हैं और 35% बच्चे फेल हुए हैं। तो जो फेल हुए हैं उनके पीछे कारण क्या है, पहले हम उसका डेटा निकालना होता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स बच्चों ने क्या की हैं, मान लीजिए जो 65% बच्चे पास हुए हैं, सब लोगों की 3 टॉपिक्स में क्या थी, कॉमन मिस्टेक्स थी। उन 3 टॉपिक को आपने नोट डाउन कर लिया, इनको क्या करना है क्लास में दोबारा से रिवाइज कराना और डिस्कस कराना है ना। कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे जिससे बच्चों ने उनके आंसर देने में असमर्थ रहे, उन टॉपिक्स को भी कवर करना है आपको। क्या करना है भाई, रिजल्ट निकलने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है अगले 10 दिन तक इन चीज़ों को कवर करें, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगले सेशन में आदमी चला जाता है, वो नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने वहाँ पे चीज़ों को समझा, पूरा रोड मैप समझा कि यहाँ बच्चों ने कमियां की थी, तो यहाँ पे पिन पॉइंटिंग एंड द आइडेंटिंग वीक एरियाज, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले टारगेट करना है कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार कौन से रिपीट किए हैं, जो गलत किए हैं, बार बार रिपीटेडली जो गलत किए हैं, पहले उन क्वेश्चन को टारगेट करना है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, यानी कि उन टॉपिक को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है, तो उनको समझाना है। फिर कॉमन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, ऐसी कोई साधारण सी बातें, साधारण सी अवधारणाएं जो बच्चे सही से नहीं समझ पा रहे थे, उनको यहाँ कवर करना है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, आफ्टर एग्जाम, है ना, आफ्टर एग्जाम हमें इन बिंदुओं पे काम करना होगा, 1 2 3, अगले 10 दिन में इनको कवर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिला यूजिंग रिजल्ट टू ड्राइव टीचिंग। बच्चे, हम जिस रिजल्ट को उठा लिया, जिस रिजल्ट को देख लिया, उससे अपनी टीचिंग में क्या बेनिफिट होगा आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, रिजल्ट एनालिसिस हेल्प टीचर्स, मतलब जब रिजल्ट को हमने एनालिसिस किया, उसके अच्छे बुरे पक्ष को समझा, बच्चे फेल क्यों हुए, बच्चों ने कितने कॉन्सेप्ट गलत किए, जब हमने उस पूरे मामले को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड्स में हम एडजस्टमेंट करेंगे, टीचिंग मेथड में कुछ बदलाव करेंगे, जिससे जिस कॉन्सेप्ट में बच्चों ने कमी पाई थी या जिन कॉन्सेप्ट को बच्चों ने नहीं समझ पाया था, उनको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, सुधारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिवाइज करवाएंगे बच्चों को वो डिफिकल्ट टॉपिक्स, जिससे क्या हो, बच्चे आसानी से उन टॉपिक से अवेयर हो जाएं। तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, अपने पूरी लेसन प्लान को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आसानी के बच्चों पे इम्पैक्टफुल तरीके से टीचिंग पहुंच सके या इम्पैक्टफुल तरीके से उन तक कॉन्सेप्ट डिलीवर हो सके। तो इस पूरे मेथड का हमें यूज करना है। क्या यूज करना है कि मार्क जो भी दिए गए थे, पूरी मार्कशीट्स को हमने एवेल्यूएट किया, पूरे रिजल्ट को एवेल्यूएट किया, बच्चों ने कहाँ कॉमन मिस्टेक्स की, किन कॉन्सेप्ट में फेल रहे, उन कॉन्सेप्ट को समझें। उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी टीचिंग मेथड में थोड़ा बदलाव करना है, जिससे आसानी से समझ में आ जाए, और उनके जो भी डिफिकल्ट टॉपिक आपने फाइंड किए थे उनको रिवाइज कराएं। जब जा कर के हमारा अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की तकनीक है वो बेहतर हो पाएगी। और हो सके अगर आपको लगता है कि हमें अपने लेसन प्लान में बदलाव करना, लेसन प्लान में मतलब टीचिंग मेथड्स में बदलाव करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचिंग बेहतर हो पाती है। ये क्या है, इसमें बताया गया स्ट्रक्चरिंग द क्लास रिजल्ट डिस्कस। टीचर शुड डिस्कस, यानी कि टीचर को कुछ डिस्कशन करनी होगी। क्या, सबसे पहले जो करेक्ट आंसर्स हैं, जैसे आपने रिजल्ट एवेल्यूएट कर दिया, आपने रिजल्ट का मूल्यांकन कर दिया, सभी लोगों को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद टीचर जब क्लास में आता है तो उस पर्टिकुलर पेपर पे चर्चा हो, उस पर्टिकुलर पेपर पे चर्चा हो, करेक्ट आंसर्स की चर्चा हो, बच्चों ने बार बार जो कॉमन गलतियां की उस पर चर्चा हो, और यहाँ पे किस तरीके से उस क्वेश्चंस या समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, उसका बेहतर तरीका हो सकता है, जो भी सॉल्विंग मेथड, उसको भी डिस्कस करें। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है और इस टीचर को करना होता है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अभी क्या है,
फॉरेस्टिंग स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट मतलब क्या है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट देना, स्टूडेंट को पाड़ के तरीके से उठा करके लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो ऐसी स्थिति में उसको पीछे से हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं, बेटा हम तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम गिरोगे नहीं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वही तरीका होता है जब भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं बच्चों के, तो हमें एफर्ट लगाना होता है ना, अप्रिशिएट एफर्ट, हमें उनकी जितना भी बच्चों ने एफर्ट लगाया उसको अप्रिशिएट करना, उनका थोड़ा सा सपोर्ट तैयार करना है ना, गाइड करना है वीक स्टूडेंट्स को जिससे आसानी से ऊपर जा सकें, और इम्प्रूवमेंट भी करना, उनको मोटिवेट भी करना जिससे आसानी से वो अपनी दिशा में आगे बढ़ पाएँ। तो ये जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। टीचर्स के लिए यानी कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी डीडीपी कह सकते हो, एक कह सकते हो जब भी हम एवेल्युएट करते हैं कोई भी सीट को तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले वीक आंसर्स, जो बच्चे बहुत हल्के से आंसर्स लिख रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान देना है ना, जब भी आप अपनी कॉपियाँ चेक करें, है ना। स्ट्रॉन्ग आंसर्स, उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट के जो सजेशंस हो सकते हैं उन पर भी ध्यान देना है। तो इन तीनों चीज़ों के समग्र सिस्टम से आप क्या कर पाओगे, अपनी एवोल्यूशन प्रोसेस को फास्ट कर पाओगे। समझे बात को, बताने की एक कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक आंसर सीट है, उस आंसर सीट में कौन सा बच्चे ने बहुत कमजोर कॉन्सेप्ट लिखा है, किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग लिखा है ना। ये दोनों चीजें समझिए। उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, इन तीनों चीजों को सीखने के बाद, समझने के बाद बच्चों के पास जाकर के दोबारा डिस्कस करना है। इससे क्या होता है, बच्चे का विकास और होता है और आपकी टीचिंग इंप्रूव हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक हमारा ये जो मामला था खत्म हो गया है। क्या समझा, गुड एवोल्यूशन एक प्लस प्रॉपर एनालिसिस से क्या होता है, अच्छी टीचिंग निकल के आती। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बेटर लर्निंग आउटकम्स, अच्छे तरीके से बच्चे चीज़ें सीख पाते हैं। ये आपका 70वां सेशन था। इसके बाद एक सेशन और बचा हुआ जिसको हम आगे देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।